जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आपको यूट्यूब पर चले जाना है और चैनल का जो नाम है उसको सर्च करके चैनल में प्रवेश एंटर करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग चैनल के अंदर आएंगे तो ऊपर देखिए होम, वीडियो, स्टोर, लाइव प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये आपका ज्योग्राफी का क्लास है, यानी कि ये आपका बिहार पुलिस के लिए सब्जेक्ट वाइज क्लास है जो कि डेली शाम 7:30 बजे चलता है। ये आपका ड्राइवर के लिए है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस के लिए ये साइंस का स्पेशल बैच है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका रात 8 बजे की क्लास जो कि अभी आपका चल रहा है। इसी में आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। रात के 8 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ग्राम गीत का मर्म कहानी के अनुसार कला गीत का आरंभ क्या है। बिल्कुल इसी टाइप से हिंदी व्याकरण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। और ये बिहार पुलिस के लिए क्लास का टाइमिंग है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो साथियों, ग्राम गीत का मर्म कहानी के अनुसार कला गीत का आरंभ जो है ये ग्राम गीत है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ग्राम गीत। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। आंसर है ए ऑप्शन दी दृक्षा। देखने की इच्छा के लिए जो उपयुक्त शब्द है ये आपका है दी दृक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, अलमारी किस भाषा का एक शब्द है। और देखिए जो भी साथी बिहार पुलिस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो अब ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एक बार फिर वैकेंसी आ जाएगा तो फिर आपके पास तैयारी करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तो जिनको भी सिलेक्शन लेना है 100% इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप लोग जमकर तैयारी कीजिए और डेली 2 क्लास कीजिए, 7:30 बजे और रात 8 बजे। तो अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इसको याद कर लीजिए, पुर्तगाली। अच्छा, पुर्तगाली की बात करें तो भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली यात्री कौन था। तो वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विष के दांत नामक कहानी जो है इसमें समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा विष के दांत, क्लास 10th हिंदी में ये आपको मिल जाएगा। और आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस का जो अब सिलेबस है वो 12th लेवल से हटाकर 10th लेवल पर कर दिया गया है। तो अब जो एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है वो 10th आधारित ही क्वेश्चन आता है। अच्छा, विष के दांत जो ये कहानी है इसके लेखक कौन है। तो नलिन विलोचन शर्मा। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। और इसमें समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। तो मध्यम वर्ग, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। तो वायु का जो पर्यायवाची होता है पवन होता है, समीर होता है, अनिल भी होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ये सभी। देखिए एक है अनिल और एक होता है अनल। अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु, तो दोनों अलग है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है, मीरा के पदों को किसने संपादित किया था। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। देखिए मीराबाई, आपने नाम सुना होगा मीराबाई। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि मीराबाई के पति का नाम क्या था। तो भोजराज सिंह। ठीक है, भोजराज सिंह मीराबाई के पति का नाम था। और मीराबाई किस काल की कवित्री थी। तो भक्ति काल।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मीराबाई किस काल की कवियत्री थी, तो भक्ति काल की कवियत्री थी। और मीराबाई के पदों को किसने संपादित किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अली सरदार जाफरी। ठीक है, 6 के लिए आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये एक मशहूर उर्दू शायर थे अली सरदार जाफरी, जिसने मीरा के पदों को संपादित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। चलिए क्वेश्चन 7 के लिए आंसर बताइए। आज क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो प्रस्तावना में हमने आपको बताया था अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। और कौन सा संशोधन किया गया है, तो 42वां। ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था 42वां संशोधन। और इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। एक जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, और तीसरा था अखंडता। 3 ही शब्दों को जोड़ा गया था। अब देखिए ऑप्शन में अखंडता दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अखंडता। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हम कई बार बता चुके हैं और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में इस बार 2024 में पूछा गया था। तो भारत का वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ये भी हम कल बता चुके हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। और इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे, याद रखिएगा, पहले ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। यानी कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। कब बने थे, तो 1892 में बने थे, ध्यान रखिएगा। और साथियों शाम 7:30 बजे आपका ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आज आपका तीसरा क्लास कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी का। साइंस का भी क्लास आपका 7:30 बजे होता है और बहुत ही जल्द आपका हिस्ट्री और पॉलिटी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से जाकर आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना है, तो प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, ये वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस का कोर्स। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ शो होगा। तो यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है, तो 139 में ही आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती है जो आवृत्तियाँ होती है। तो ध्वनि के बारे में साइंस क्लास में हमने आपको बताया था। एक होता है आपका इंफ्रासोनिक, सब लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, एक होता है आपका इंफ्रासोनिक, इसको हिंदी में कहा जाता है अवश्रव्य। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है ऑडिबल, ऑडिबल इंग्लिश में नाम है और हिंदी में इसको बोला जाता है श्रव्य, श्रव्य ध्वनि, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अल्ट्रासोनिक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको प्राश्रव्य, प्राश्रव्य। और हमने आपको बताया था जो इंफ्रासोनिक है और अल्ट्रासोनिक है, इस ध्वनि के रेंज को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अच्छा, इंफ्रासोनिक की बात करें, ये कहाँ से होता है, तो 20 हर्ट्ज से कम, जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम की है उसको इंफ्रासोनिक में रखा जाता है और इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ऑडिबल की बात करें, इसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होता है और ये 20,000 हर्ट्ज तक जाता है, 20,000 हर्ट्ज।
तो हम लोग इसी रेंज के ध्वनि को सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है उसको भी नहीं सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से नीचे होता है इसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जो सुन सकते हैं वो ऑडिबल है, जिसको श्रव्य कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक की बात करें, इसमें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। जो ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो उसको अल्ट्रासोनिक यानी प्राश्रव्य में रखा जाता है। तो अल्ट्रासोनिक पूछा गया है तो क्या होगा, 20,000 हर्ट्ज। यहाँ पे देखिए किलो हर्ट्ज में दिया है, 20,000 हर्ट्ज बोले या 20 किलो हर्ट्ज, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि 1 किलो में 1,000 होता है, तो 20 में कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो 20 किलो हर्ट्ज बोले या 20,000 हर्ट्ज, एक ही बात है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को अल्ट्रासोनिक में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10। जरा दूरदर्शिता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रेस बायोपिया, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है प्रेस बायोपिया, को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल होता है। और साथियों यहाँ पे जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कि ये बताया हमने, यहाँ पर ये बताया, ये सब कुछ आपको पूरा लिखा हुआ नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स किस प्रकार से मिलेगा, वीडियो के लास्ट में बता देंगे, देखिएगा। तो जरा दूरदर्शिता को सही करने के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, बाईफोकल लेंस यानी कि द्विफोक्सी लेंस। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। उत्तल लेंस किस में होता है और अवतल लेंस किस में होता है, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है निकट दृष्टि दोष को सही करने में अवतल, और दूर दृष्टि दोष को सही करने में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, उल्टा होता है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष किसी को है तो उसको निकट की वस्तु ही साफ साफ दिखाई पड़ेगी, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान है। चलिए, और जैसे ही क्लास खत्म होता है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में बैच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर केरोसिन। आगे देखिए, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है कौन सा अंग है, तो ये है यकृत, जिसको जिगर बोला जाता है, ठीक है, यकृत जिगर एक ही बात है। इसको लीवर भी कहा जाता है, लीवर कहे, जिगर कहे या फिर यकृत, ठीक है, तीनों एक ही है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिगर। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो पीयूष ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और यहीं से वृद्धि हार्मोन भी निकलता है। तो अगर आपसे पूछे वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो पीयूष ग्रंथि से। चलिए आगे देखिए, हाइपोकैलेमिया डैश की कमी के कारण होता है। आंसर है पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोकैलेमिया होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। आयरन की कमी के कारण अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीफिलीमिया, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा रोग हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एनीमिया, एनीफिलीमिया नहीं एनीमिया। तो अगर आपसे पूछे एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, और पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोकैलेमिया रोग। पोटेशियम का संकेत के होता है, और परमाणु क्रमांक पूछे तो इसका होता है कितना, 19। परमाणु क्रमांक भी ध्यान रखना है, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से भी। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायता माना जाता है। तो ये हार्मोन है सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन। ये क्या करता है, तनाव से मुकाबला करने में सहायक करता है। सेरोटोनिन की बात करें, ये एक प्रकार का रसायन है जो मस्तिष्क के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचना को भेजता है। निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किया था। तो हमने आपको कई बार बताया था रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त
परिसंचरण तंत्र, जिसको रक्त प्रवाह या फिर ब्लड सर्कुलेशन भी बोला जाता है, इसकी खोज किया था विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। लेकिन अगर पूछे रक्त समूह, इसकी खोज किसने किया था? रक्त समूह बोले तो ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। और ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, और ये एक क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो रक्त किस प्रकृति का होता है? अम्लीय या फिर क्षारीय? तो क्षारीय प्रकृति का होता है, और पीएच मान 7.4 होता है। एक जैव रासायनिक यौगिक क्या है? यानी एक जैव रासायनिक यौगिक में क्या क्या आएगा आपको बताना है। तो एक जैव रासायनिक यौगिक जो है ये किस पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा, जीवित वस्तुओं में पाया जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक है एक जैव रासायनिक यौगिक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। दाईं फुफ्फुस धमनी होती है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। दाई फुफ्फुस धमनी जो है बाई के तुलना में लंबी होती है। ठीक है, यानी कि बड़ी होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाई की तुलना में दाया वाला जो फुफ्फुस धमनी होता है वो बड़ा होता है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो इसमें प्रमुख आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमने आपको बताया था जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या है आपका ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। बाकी मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन अगर पूछे सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? और देखिए, क्लास के साथ जो भी आपको डेली नोट्स देते हैं उसको कम से कम डेली तैयार कीजिए। टोटल 12 नोट्स अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो कौन सा तत्व उपधातु है? आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन का संकेत SI होता है, परमाणु क्रमांक 14 होता है, और सिलिकॉन का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ने पर कम होता है। चलिए, J.J. थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो J.J. थॉमसन ने क्या किया था? आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, और इनको 1906 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन इसका नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। तीनों कण में सबसे भारी पूछे कौन होता है? तो न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है। चलिए, श्रृंखलन का गुण किसमें प्रबल होता है? तो कार्बन में, याद रखिएगा, कार्बन में श्रृंखलन का गुण जो है सबसे प्रबल होता है। कार्बन का संकेत C है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो फल की बहुत तेज सुगंध आती है इथाइल एसीटेट से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया है। देखिए, अग्नाशय तो होगा नहीं क्योंकि ये मिश्रित ग्रंथि है, ये मिश्रित ग्रंथि है, या बोले तो ये अंतःस्रावी और बाह्य दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि बोले या पिट्यूटरी ग्रंथि, ये इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। और यहीं से निकलता है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है?
आज क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कल से होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा प्रोपेनॉल। ये क्या है, एक प्रकार का एल्डिहाइड है, CH3CH2CHO, ये प्रोपेनॉल है। चलिए आगे देखते हैं। आँख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आँख में जब अधिक प्रकाश आता है तो सिकुड़ता है, फिर कम होता है तो फैलता है। ये सब नियंत्रण कौन करता है, तो नेत्र गोलक का काम होता है, ठीक है। नेत्र गोलक कभी सिकुड़ता है, कभी बड़ा होता है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, नेत्र गोलक प्रकाश की मात्रा को। कितना प्रकाश आँख के अंदर आना चाहिए, ये सब देखता है नेत्र गोलक। रेटिना पर मनुष्य का रेटिना पर क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और जब वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा, और वस्तु से छोटा बनता है रेटिना पर प्रतिबिंब। अच्छा, मनुष्य का जो आँख कभी आपने सुना होगा दान होता है, उसमें इसी कॉर्निया भाग का दान होता है, पूरा आँख दान नहीं किया जाता है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है। तो मानव शरीर का सिपाही क्यों कहा जाता है, क्योंकि रोग से जो, देखिए हमारे शरीर पे हमेशा जो है वो क्या होता है, अटैक होते रहता है, बैक्टीरिया का, कभी वायरस का, ठीक है। तो इससे रक्षा कौन करता है, WBC क्या करता है, मारता है, ठीक है, रोग से बचाता है। तो श्वेत रक्त कणिका WBC, इंग्लिश में वाइट ब्लड सेल, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो ल्यूकोसाइट, लिख देते हैं ल्यूकोसाइट, WBC का रासायनिक नाम है। RBC, इसको हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं, इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है। तो स्तनपान के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है। आंसर है खसरा, एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है। ये किसके कारण होता है, तो ये वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा वायरस, तो वायरस का नाम पूछे, रूबेला वायरस। खसरा जो है रूबेला वायरस के कारण होता है। बाकी स्कर्वी जो है ये विटामिन C की कमी के कारण होता है। मधुमेह किसके कारण होता है, तो आप सभी जानते हैं इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है, तो इसमें आता है आपका जिंक धातु। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से। अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। तो अग्नाशय के बीटा सेल से, ठीक है, अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में तो मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। अच्छा, अगर इंसुलिन की अधिकता हो जाती है तब कौन सी बीमारी होती है, हाइपोग्लाइसीमिया। तब जो है हाइपोग्लाइसीमिया, ये बीमारी हो जाती है इंसुलिन की अधिकता से। और कमी होता है तो मधुमेह। अच्छा, मधुमेह दिवस कब मनाते हैं, तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर है सोयाबीन। कई बार बता चुके हैं, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है, लगभग मान सकते हैं 42% के आसपास, ठीक है। चलिए, संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है। तो लिखित संविधान संघ राज्य में होता है, बिल्कुल सही है। जैसे हमारा भारत संघ राज्य में है तो लिखित संविधान है। यहाँ पे शक्ति का विभाजन है, जैसे केंद्र सरकार के लिए केंद्र के पास अलग शक्तियाँ है, राज्य सरकार के पास अलग शक्तियाँ है, ठीक है। जैसे 7वीं अनुसूची में जो बांटा गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसका मतलब वही है शक्तियों का विभाजन, ठीक है। बाकी सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी है, लेकिन इकहरी शासन व्यवस्था ये गलत है। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है। संघ राज्य की विशेषता यहाँ पर नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी।
और अगर आपको पॉलिटी का क्वेश्चन भारी लग रहा है तो जब आपका 7:30 बजे पॉलिटी का क्लास स्टार्ट होगा तो वहाँ पर पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे, फिर देखिएगा पॉलिटी पढ़ने में क्या मज़ा आता है। इसका आंसर याद रखिएगा 562। चलिए, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वो बहुदलीय होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? इसको भी हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, ग्राम कचहरी क्या होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव, न्याय सचिव सब पढ़ेंगे। तो ग्राम कचहरी का अंग अब इतना याद रखिएगा मुखिया नहीं होता है, बाकी ये तीनों होता है। चलिए आगे देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो हमने डेट बताया था 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, और आखिरी बैठक पूछा जाता है 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस समय संविधान लागू होने वाला था ठीक 2 दिन पहले आखिरी बैठक होता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय तो होगा, तो एक ही ऑप्शन में संसदीय है और संघीय, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है, और प्रश्न के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसका अगर पूरा नोट्स चाहिए तो आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर। तो जब आप लोग पेमेंट करेंगे तो ये सारा चीज़ ओपन हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे लिखा मिलेगा, एक और नीचे है बूस्टर जीके, जहाँ पर डेली आपका क्या होता है क्लास का नोट्स दिया जाता है। ठीक है।